हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल सर. This video, you know what this video is. You saw the banner. I just want to tell you a few things. One, this is a very latest lecture updated for November 2022. और इसमें जो मैंने मटेरियल यूज किया है ये मेरा एब्सोल्युटली लेटेस्ट मटेरियल है जो नवंबर 22 और मई 23 के लिए एप्लीकेबल है. तो अगर आपके पास कोई पुराना मटेरियल है और अगर इसमें आपको मेरी स्क्रीन पे जो मटेरियल में चेंजेस दिख रहे हैं वो अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो प्लीज 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 आप अपने नोट्स में मेरे स्क्रीन के हिसाब से अपडेट कर लेना, बिकॉज स्क्रीन में जो है वो फाइनल है, वो नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है और पूरा अमेंडेड है. अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके नवंबर 22 के लिए, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके साथ मैंने नवंबर 22 का रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखा है. तो प्लीज 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 जाकर के वो प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए या उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके नवंबर 22 के लिए जो भी वीडियोस रेलेवेंट है ना वो एक जगह पे मैं सारा चैप्टर वाइज डाल दूंगा, तो आपको उससे बहुत ईजी हो जाएगा रिवीजन करना अभी भी और एग्जाम के पहले भी. और गाइस, बहुत एनर्जी लगती है रिवीजन वीडियो में और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियोस होते हैं ताकि बकवास कम हो और उसी समय में हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर कर लें. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू शो सम लव, बिकॉज ट्रस्ट मी, योर अप्रिशिएशन इज द ओनली मोटिवेशन, इज द ओनली थिंग दैट आई नीड, एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग. सो हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंटिल देन सी यू. हाँ जी सर, चलो. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आपके पेपर में आया 9 नंबर का और बहुत ज्यादा स्कोरिंग था. वैसे आता है 4 नंबर का, कभी आ जाता है 6 नंबर का, इस बार आ गया 9 नंबर का. अगली बार पता चला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पेपर था. जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं तो सर हम कर लेते हैं इसको पूरा याद. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है सर? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका दो पर्पस है. पहला तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया है तो उस प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन करना जो मनी लॉन्ड्रिंग से डिराइव हुआ था, ऑब्टेन हुआ था. आपको पता है पूरा चैप्टर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. एक तो कैसे हम कॉन्फिस्केट करेंगे, बाद में हम कैसे प्रिवेंट करेंगे. सबसे पहले सर मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज पी पे. 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज पी में, जिसमें लिखता है मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 3 में लिखा है. तो सेक्शन 3 में जाकर के मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे. कौन गिल्टी होगा मनी लॉन्ड्रिंग का? अ पर्सन हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, नोइंगली असिस्ट और इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन व्हाट? एनी प्रोसेस और एक्टिविटी रिलेटेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, एक्विजिशन, पोजेशन, यूज एंड प्रोजेक्टिंग इट एज एन अनटेंटेड प्रॉपर्टी. वो क्या होगा? गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का. दोस्तों एक बार बोलो ना, एक बार अपने जुबान से बोलो. याद है नहीं, तुमको याद करना है. क्या है सर मनी लॉन्ड्रिंग का? 3 डब्बे में डेफिनेशन है. पहला, वो क्या कर रहा है? वो whosoever directly or directly is attempts to indulge, is actually involved or knowingly assist in what? Any process or activity related to the proceeds of the crime including its concealment, acquisition, possession, use and claiming it or projecting it as an untainted property will be guilty of a money laundering offense. ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ये एक कंटिन्यूइंग एक्टिविटी होती है. इस पे हमारा क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी था. अब मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस का इंपॉर्टेंस क्या है सर? कैसा स्टेप क्या है? ब्लैक मनी डालना, व्हाइट मनी निकलेगा. PLI, प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन. प्लेसमेंट मतलब क्या? यू इंजेक्ट दैट मनी इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. लेयरिंग मतलब क्या? आप उसको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में करते हो टू हाइड द ओरिजिन, दैट इज मूव द मनी सो दैट द ओरिजिन इज ऑब्लिटरेटेड. और इंटीग्रेशन मतलब क्या? फाइनली आपका इंटीग्रेशन मतलब क्या? मनी आपके फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर कर जाता है ताकि जो ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है. 3 स्टेप क्या है सर? 3 स्टेप है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन. उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? यही वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जिससे रिलेटेड कोई प्रोसेस या एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व, असिस्ट या नोइंगली इन्वॉल्व होते हो तो क्या होता है? आप मनी लॉन्ड्रिंग के गिल्टी हो जाते हो. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब क्या सर? कोई भी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव हुई है, ऑब्टेन हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस. शेड्यूल्ड ऑफेंस में कुछ एक्टिविटीज है, उसमें से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो अगर आप करते हो, उससे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डिराइव या ऑब्टेन हुई तो उसको क्या कहते हैं? हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं. पर सर अगर प्रॉपर्टी डिराइव या ऑब्टेन हुई, अगर उसके अलावा अगर देखो तो उसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब सर प्रॉपर्टी अगर बाहर आई तो बाहर वाली प्रॉपर्टी छोड़ दो, उसी वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है आपकी, और उन लोगों को भी प्रोसीड्स, उसको भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कह सकते हैं. या फिर अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू हेल्ड इन इंडिया और अब्रॉड. मान लो अगर इंडिया के बाहर है तो इंडिया में जो प्रॉपर्टी उस वैल्यू की है उसको आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान लोगे. पर अगर मान लो पाकिस्तान में है
तो पाकिस्तान से तो आपकी बनती नहीं है, तो जिस देश से बनती है उस देश में अगर प्रॉपर्टी है तो इतनी इक्विवेलेंट वैल्यू की वो आपका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब क्या? एनी प्रॉपर्टी विच इज डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड। डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड मतलब क्या? या तो तुमको वो प्रॉपर्टी उससे डायरेक्टली मिली या फिर उसको बेच करके आपने कोई और चीज डिराइव की, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब सर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी बोल लो भाई, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डीड्स और इंस्ट्रूमेंट्स which evidences the title or interest in such property। अगर आपकी बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग के जो कागजात है वो भी आपके प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएंगे। सच deeds or instruments which evidence the title or interest in such property। अब सर प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी will include the property used in commencement of commission of this offense। मतलब जो आपने अगर किसी का मर्डर करने का है तो उसके लिए जो हैमर यूज किया वो भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ जाएगा। अब सर शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होते हैं? शेड्यूल्ड ऑफेंस पीएमएलए के एंड में दिया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो ये पार्ट ए, बी, सी में जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है ना, इनको क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड ऑफेंस कहते हैं। लेकिन पार्ट बी वाले ऑफेंस को शेड्यूल्ड ऑफेंस तभी कहेंगे अगर उसका जो क्वांटम है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। पार्ट ए में बहुत सारी चीजें थी सर, जैसे इंडियन पीनल कोड के सारे पेनल्टीज थे। उसके बाद पैराग्राफ 2 में क्या था? पार्ट ए के पैराग्राफ 2 में क्या था? ऑफेंसेस रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट सेक्शन ईयर 1965, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट। उसमें जो अगर आपने ऑफेंस किया तो वो भी शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है। अटैचमेंट मतलब क्या होता है? अटैचमेंट मतलब आप प्रोहिबिट कर रहे हो, ट्रांसफर करने से, कन्वर्जन करने से या मूवमेंट करने से आप प्रोहिबिट कर रहे हो। बाकी आप राइट टू एंजॉय रहेगा आपका जब अटैचमेंट होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग वर्सेस साइफनिंग ऑफ फंड क्या होता है? सर साइफनिंग ऑफ फंड मतलब क्या? अगर मैंने क्लास में जो एग्जांपल दिया था कि मैंने किसी का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद वो पैसे एक जगह से मैं दूसरी जगह लेके जा रहा हूं तो उसको कहते हैं साइफोनिंग ऑफ फंड। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अगर मैं उसको अनटेंटेड प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। सर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ तो क्या गुनाह कर दिया? अरे अगर मनी लॉन्ड्रिंग किया ना, सेक्शन 4, एक ही सेक्शन याद रखना है अपने को, एक सेक्शन 3 एक सेक्शन 4। सर ये एक कैसे हुए भाई? हुए एक सेक्शन, सेक्शन 3 आपका मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और सेक्शन 4 मनी लॉन्ड्रिंग का पेनल्टी हो गया। क्या पनिशमेंट है सर? अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हो जाते हो ना तो आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट होता है 3 साल से लेकर के 7 साल तक का, और आपको फाइन लगती है बिना किसी लिमिट के 3 साल से 7 साल तक का रिगरस इंप्रिजनमेंट। लेकिन आपने जो ऑफेंस किया था ना वो अगर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट के अंडर ऑफेंस है, मतलब क्या पार्ट ए के पैरा 2 के अंडर का ऑफेंस है और उससे रिलेटेड अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो आपको 3 साल से लेकर 7 साल की जगह 3 साल से 10 साल तक की पेनल्टी लगेगी और बिना लिमिट के फाइन लगेगी। जेल लगेगा 3 साल से 10 साल और फाइन लगेगा बिना लिमिट के। ये जो 7 साल होता है ये उठ करके 10 साल हो जाता है अगर ड्रग से रिलेटेड बात हो गई। सर तो इसमें आपको एक बार बता देता हूं, ओपीएम हो गया, पॉपी स्ट्रॉ हो गया, कैनबिस प्लांट हो गया, इन लोगों का अगर आप इलिसिट ट्रैफिकिंग वगैरह भी कर रहे हो तो वो एनडीपीएस ड्रग में आ जाता है। और अगर नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जाम्पल दूं, अगर आप गवर्नमेंट स्टैम्प्स जो है उसको काउंटरफीट कर रहे हो, गवर्नमेंट करेंसी को काउंटरफीट कर रहे हो, कुछ भी इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहे हो, अगर ये सारी चीजें, तो ये आपके इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस में आ जाता है। अब सर सुनो, अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का 2 ऑब्जेक्टिव था। पहले तो हम क्या करेंगे? कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो पहले कॉन्फिस्केट की बात कर लेते हैं। कॉन्फिस्केट क्या करोगे? अगर मैंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर मैंने कोई क्राइम किया उससे मेरे को पैसे आए, वो पैसे ले जाकर के मैंने मेरे जू की प्रॉपर्टी खरीद ली, जू में एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो हो गया प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो वो मेरा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही हो गया बेसिकली। अब उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो लायबल है टू कॉन्फिस्केशन। तो कॉन्फिस्केशन कौन करेगा सर? कॉन्फिस्केशन का 3 स्टेप प्रोसेस है, प्रोविजनल अटैचमेंट, कंफर्म्ड अटैचमेंट और फिर कॉन्फिस्केशन होता है। प्रोविजनल अटैचमेंट कौन करता है? सर ये जो पूरा पीएमएलए का पावर है ना वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या उसके डेप्यूटी डायरेक्टर के लेवल का बंदा, कौन सर? डायरेक्टर या फिर कोई और डायरेक्टर के नीचे काम करने वाला, जो डेप्यूटी डायरेक्टर के लेवल का बंदा है, उससे नीचे नहीं सर, डेप्यूटी डायरेक्टर के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर आता है, तो वो नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर या उसके लेवल का बंदा, उसके ऊपर का बंदा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑन हिज पोजीशन हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव क्या कि आपके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और अगर उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अभी हमने नहीं क्या किया कॉन्फिस्केट, तो इट इज लाइकली टू फ्रस्ट्रेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्फिस्केशन। सच proceeds are likely to be transferred, concealed or dealt with in a manner which is likely to frustrate the proceedings of confiscation। क्या बोला सर? अगर आपके पास proceeds of crime है और अगर उसको जब्त नहीं किया तो क्या करेगा? वो फ्रस्ट्रेट कर देगा, छुपा देगा। भाई डायमंड रिंग है, करेक्ट झरना, वो छुपा देगा डायमंड रिंग को। तो आप क्या करोगे? आप कन्फिस्केट करना, आप क्या करोगे? प्रोविजनली अटैचमेंट करोगे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। 180 दिन की गिनती शुरू हो जाएगी सर। ये 180 दिन की गिनती जैसे ही शुरू होगी ना, लेकिन सुनो, कॉन्फिस्केट अटैचमेंट का कोई भी ऑर्डर मत देना जब तक एक रिपोर्ट फाइल नहीं हो जाती है मजिस्ट्रेट के पास, या फिर किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने कंप्लेंट नहीं कर दिया मजिस्ट्रेट या कोर्ट में। जब तक बेसिकली
कंप्लेंट नहीं फाइल हो जाती तब तक आप क्या मत करना, प्रोविजनल अटैचमेंट। अब सर सुनो, जब आपने बोला 180 दिन के लिए अटैचमेंट करना, उस बीच में अगर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास कर दिया तो वो स्टे ऑर्डर का क्या करोगे? तो उसको बोला वो स्टे ऑर्डर को मत गिनना, उसको एक्सक्लूड कर देना, और जिस दिन आपका स्टे ऑर्डर वेकेट हो जाता है ना, उस दिन कम से कम 30 डेज का टाइम आपके पास बचना चाहिए। दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 180 डेज। एक्सक्लूड द पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स वर स्टेड बाय हाई कोर्ट एंड अप टू 30 डेज फ्रॉम द वेकेशन ऑफ सच ऑर्डर। अब सर मेरी बात सुनो, इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर, जैसे ही आप ऑर्डर पास कर दोगे, आपका जो भी ऑर्डर है और जो भी मटेरियल्स है आपके पास, वो आप भेज दोगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो पहले सारा मटेरियल निकल गया। अब जो ऑर्डर है उसकी वैलिडिटी कब है? 180 दिन, या जब तक आपका अटैचमेंट का ऑर्डर कंफर्म नहीं होता। क्योंकि जब अटैचमेंट का ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो वो कंफर्म्ड अटैचमेंट बन जाता है, प्रोविजनल अटैचमेंट खत्म हो जाता है। आप फिर क्या करोगे सर? 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने अटैचमेंट किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कंप्लेंट डालोगे। सर आपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही भेज दिए, उसके बाद एक पूरा रिपोर्ट बना के कंप्लेंट डाल रहे हो कि मैंने क्यों एडजुडिकेट उसको अटैच किया है। अब सर ये जो अटैचमेंट का ऑर्डर था ये किसने दिया? ईडी के लेवल के बंदे ने दिया। अब ईडी जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। क्यों? हमने एक सेकंड लेवल ऑफ चेक डाला है ताकि ईडी अपने पावर को मिसयूज ना करे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है सर? आप इकोनॉमिक लॉ में पढ़ लोगे, लेकिन यहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर, जैसा बाकी एक्ट में भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होते हैं ना, वैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। अब सर ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ये एडजुडिकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैसे होगा? जैसे ही उसके पास कंप्लेंट आएगा ना, तो सबसे पहले वो देखेगा कि भैया अगर उसके पास रीजंस टू बिलीव है कि ऑफेंस हुआ है अंडर सेक्शन 3 और द पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर उस पर्सन के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो वो क्या करेगा? एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा, जिसमें वो कम से कम 30 दिन का तो टाइम देगा कि भैया ये शो कॉज नोटिस के हिसाब से यू टेल अस व्हाई, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम और अर्निंग थ्रू व्हिच यू हैव बॉट सच प्रॉपर्टी, व्हाट इज द एविडेंस ऑन व्हिच आई कैन रिलाई, एंड व्हाई शुड वी नॉट ट्रीट दिस प्रॉपर्टी एज इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग, एंड व्हाई शुड वी नॉट कॉन्फिस्केट दिस। तू हमको बता क्यों इसको कॉन्फिस्केट ना करें, तू बता तूने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी है, तू हमको एविडेंस दे जिस पे हम रिलाई कर सके तेरे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, और तू हमको बता हम इसको कॉन्फिस्केट क्यों ना करें। ये कौन बोल रहा है सर? ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोल रहा है मेरे को, जिसने क्राइम किया है, कि भैया तू मेरे को बता क्यों हम तेरे प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट ना करें। अब तुम रिप्लाई करोगे या ना नहीं रिप्लाई करोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आप अगर रिप्लाई करोगे तो उसको कंसिडर करेगा। अगर कोई और पर्सन अग्रीव्ड है, एनी अदर पर्सन इज अग्रीव्ड, देन ही विल कंसिडर हिज ओपिनियन आल्सो एंड ऑल अदर रेलेवेंट फैक्टर्स, और उसके बेसिस पे वो ये अपना फाइंडिंग्स डिटरमाइन करेगा कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। सर ये फाइंडिंग्स है, ये प्रूफ नहीं है, बस आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। अब जैसे ही आपने बोला मनी लॉन्ड्रिंग है ना, तो आप क्या करोगे? मनी लॉन्ड्रिंग है तो आप अटैचमेंट कंफर्म कर दोगे, और जो अगर प्रॉपर्टी फ्रीज या सीज हुई थी उसका रिटेंशन कंफर्म कर दोगे। फ्रीजिंग या सीजर पे आपका क्वेश्चन भी है क्वेश्चन बैंक में, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अब सर सुनो, जब आप ना क्या कर रहे हो, जब आप लोगों की बातें सुन रहे हो, उसमें अगर किसी पर्सन ने आकर के क्लेम किया कि उसका भी उस प्रॉपर्टी पे हक है, मतलब मान लो मेरे जुहू वाले प्रॉपर्टी पे अक्षय कुमार ने भी आकर हक क्लेम किया कि मेरा भी जुहू वाले प्रॉपर्टी पे हक है, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, विल बी गिवन टू सच अदर पर्सन टू प्रूव दैट सच प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद सर वो कंफर्म कर देगा अटैचमेंट। अब अटैचमेंट कब तक कंफर्म्ड अटैचमेंट कब तक रहेगा? जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग चलेगा, लेकिन वो 365 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उस बीच में अगर किसी भी कोर्ट ने, हाई कोर्ट बोला क्या सर मैंने? नहीं, किसी भी कोर्ट ने अगर स्टे ऑर्डर डाल दिया ना, वो स्टे ऑर्डर का पीरियड एक्सक्लूड कर देना, और सर जिस दिन आपका ऑर्डर फॉर कन्फिस्केशन हो जाता है उस दिन आपका कंफर्म्ड अटैचमेंट भी खत्म हो जाता है। कंफर्मेशन में क्या होता है सर? सुनना, प्रोविजनल अटैचमेंट में तो आपके पास राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी रहता है, लेकिन जैसे ही अटैचमेंट कंफर्म हो जाता है, डायरेक्टर या ऑथराइज पर्सन जो है वो क्या करेगा? वो फोर्थविथ ले लेगा पोजीशन, वो पोजीशन अपने पास ले लेगा इफ पॉसिबल। अगर पोजीशन पॉसिबल नहीं है, अरे मतलब प्रॉपर्टी का मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका पोजीशन नहीं है, तो ऐसा मान लिया जाएगा उसका पोजीशन हो गया, और जो भी प्रोविजन पोजीशन का एप्लीकेबल होता है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको बोलना जरूरी है बीच में। मैंने क्या कहा? तो सर जिस दिन आपका अटैचमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा अटैचमेंट, उस दिन से पोजीशन चला जाएगा डायरेक्टर के पास। मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट के दौरान आप प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जब अटैचमेंट कंफर्म हो गया तो आपका राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी चला गया। अब अटैचमेंट के बाद क्या होगा सर? अटैचमेंट के बाद बात चले जाएगी स्पेशल कोर्ट के पास, जहां पे ट्रायल होगा और देखा जाएगा किसने क्या किया। अगर ट्रायल में यह प्रूव होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तो क्या हो जाएगा सर? आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केट हो जाएगी। पर अगर यह प्रूव होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ है, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज हो जाएगी। पर सर अगर आपका ट्रायल किसी कारण से कंडक्ट नहीं हो पाया, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रायल शुरू तो हुआ था लेकिन कुड नॉट बी कंक्लूडेड फॉर रीजंस
सच एज आपका डेथ ऑफ द अक्यूज, तो क्या होगा, स्पेशल कोर्ट को कोई भी डायरेक्टर या कोई भी पर्सन एंटाइटल्ड एप्लीकेशन देगा और उसके पास वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर, मतलब जो भी उसको ठीक लगता है, कन्फिस्केट करना या रिलीज करना, जो भी ऑर्डर उसको ठीक लगता है वो पास करेगी। कब? अटैचमेंट के बाद। अगर अटैचमेंट के बाद स्पेशल कोर्ट, अगर आपका कॉन्फिस्केशन, अगर आपका स्पेशल कोर्ट में प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं हो पाया या कंक्लूड नहीं हो पाया। पर सर अब मेरी बात सुनो, जब आपका प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केट हो जाता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेता है, मतलब क्या, प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। लेकिन स्पेशल कोर्ट अगर चाहे तो वो अपने ऑर्डर में ये बोल सकता है कि अगर किसी का क्वांटिफाइबल लॉस हुआ है, क्वांटिफाइबल लॉस हुआ है मतलब सर कोई आके बोलता है कि अरे ये ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा ना इतना नुकसान हुआ है, तो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर करेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो रिस्टोर कर दो क्लेमेंट को, जिसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और जिसका क्वांटिफाइबल लॉस हुआ है। बस शर्त दो है कि उसने गुड फेथ में काम किया और उसने ना रीजनेबल प्रिकॉशन लिया था और वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो गुड फेथ में काम किया था और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, रीजनेबल प्रिकॉशन लिया था। मतलब क्या सर, मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट हो जाता है कॉन्फिस्केशन के बाद। लेकिन स्पेशल कोर्ट अगर चाहे तो वो बोल सकता है किसी कोई क्लेमेंट है, उसका अगर लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और अगर उसका क्वांटिफाइबल लॉस हुआ तो उसको वो प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दो। कब? लेकिन एक ही शर्त है सर, उसने गुड फेथ में अगर प्रॉपर्टी उसका लॉस हुआ है और अगर उसने रीजनेबल प्रिकॉशन लिया था और वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको रिस्टोर कर दोगे। मतलब मान लो सर किसी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को उसने किसी को बेच दिया था, तो जिसको बेचा था उसको दे दोगे आप प्रॉपर्टी उठा करके। सेक्शन 9 क्या कहता है, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर जब एक प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होती है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फ्री ऑफ इनकम्बरेंस वेस्ट हो जाती है। वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज मेड, ऑल राइट्स एंड टाइटल्स इन सच प्रॉपर्टी शैल वेस्ट एब्सोल्युटली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंस। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर स्पेशल कोर्ट को यह लगता है कि आपने जो इनकम्बरेंस क्रिएट किया है या आपने जो लीज होल्ड इंटरेस्ट क्रिएट किया है, दैट इज to defeat the provision of this act, that the intention was to defeat the provision of this act, then it may declare such interest void and the property is vested free of such interest। मतलब सर वही होना है जो हम कह रहे हैं, फ्री ऑफ इंटरेस्ट ही वेस्ट होगा। लेकिन हमको अगर पता चल गया ना तुमने डिफीट करने के लिए, प्रोविजन को डिफीट करने के लिए ये क्रिएट किया था, तो तुम्हारा नुकसान तो होगा ही होगा। हम तो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेस्ट कर ही रहे हैं। मतलब सर ये याद रखना ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट वेस्ट होती है। आपने अगर डिफीट करने के लिए बनाया तो स्पेशल कोर्ट ही ऑर्डर कर देगा कि भैया फ्री ऑफ इंटरेस्ट वेस्ट हो जाएगी। और सर लेकिन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑपरेट टू डिस्चार्ज एनी पर्सन ऑफ इट्स लायबिलिटी। अगर कोई और पर्सन लायबल है, उसने लोन वोन लिया था सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करके, तो वो लोन के लिए लायबल रहेगा, उससे आप डिस्चार्ज नहीं हो रहे हो। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी आ गई तो वो क्या करेगा, अचार थोड़ी डालेगा, उसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। तो ऑन कॉन्फिस्केशन द पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ पर्सन जो ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम लेवल का बंदा नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो उस प्रॉपर्टी को रिसीव और मैनेज करेगा और उसको बेचने के लिए तरीके निकालेगा। वो उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा, मैनेज करेगा और उसको मेजर्स लेगा उसको बेचने के लिए टू सेल सच प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया सर आपका एडमिनिस्ट्रेटर का फंक्शन। उसके बाद अदर डेफिनेशंस रेलेवेंट फ्रॉम नाउ। अभी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम पढ़ रहे थे कॉन्फिस्केशन के बारे में कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और अब हम कॉन्फिस्केशन कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम मनी लॉन्ड्रिंग के प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो सर, सबसे पहला स्टेप होता है प्लेसमेंट। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर करने से रोकना है तो आप पकड़ लो रिपोर्टिंग एंटिटीज को। रिपोर्टिंग एंटिटी में इन्होंने 4 लोगों को डाला सर। पहला है बैंकिंग कंपनी, दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तीसरा है आपका इंटरमीडिएरी और चौथा है पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। सर बैंकिंग कंपनी मतलब कौन होते हैं, बैंकिंग कंपनी मतलब वो बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल है। जिनको क्या एप्लीकेबल है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होते हैं सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, आपका चिट फंड हो गया, आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया। ये सारे आपके क्या हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन पे पूरा एक क्वेश्चन है, उसको जरूर सॉल्व कर लेना। उसके बाद सर अगर इंटरमीडिएरी बोलोगे तो अब आपको समझ आएगा इंटरमीडिएरी मतलब वो लोग जो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा और भी छोटे छोटे लोग इंटरमीडिएरी में आते हैं और वो पर्सन जो कैरी ऑन कर रहे हैं डेजिग्नेटेड बिजनेस। पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस मतलब क्या, जो ग्रास हो बिजनेस कैरी कर रहे हैं। ग्रास हो क्या है भाई, ये ग्रासो क्या है सर, ग्रासो क्या है, अगर आप डेजिग्नेटेड बिजनेस में जी गेम्स, अगर आप कोई ऐसा गेम्स ऑफ चांस खिलाते हो, अ पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटी ऑफ गेम्स ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड। आर क्या है सर, अगर आप रजिस्ट्रेशन में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। ए क्या है, अगर आप एजेंट हो, रियल एस्टेट एजेंट हो जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा है। आप क्या हो, रियल एस्टेट एजेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस इन रिलेशन टू सेल और परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 20 लाख रुपीज और मोर। और एस क्या है सर, एस क्या है, एस के पहले, एच तो बाद में है, एच है उसके पहले। एच क्या है, हाई वैल्यू गुड्स। अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशियस मेटल्स या फिर प्रेशियस स्टोन्स या हाई वैल्यू गुड्स बेच रहे हो कैश में, और अगर आपको 10 लाख या उससे ज्यादा कैश आ रहा है, वो एक ट्रांजैक्शन में या फिर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में जो कनेक्टेड है इन अ सिंगल ऑपरेशन और अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस दैट अपीयर टू बी कनेक्टेड, तो आप क्या हो जाओगे, आप पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस हो जाओगे। GRA
एस बचा है। एस क्या है सर? सेफ गार्ड। अगर आप पर्सन हो जो सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज करते हो, और ओ सर अदर्स, अगर आप अदर बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो सर एस हो गया सेफ कीपिंग। ग्रास एचओ। जी अगर आप क्या कर रहे हो? गेम्स में इन्वॉल्व हो, एक्टिविटी ऑफ गेम्स फॉर चांस। आर अगर आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो। ए एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। और एच हाई वैल्यू गुड्स, प्रेशियस मेटल, प्रेशियस स्टोन में डील करते हो, कैश में जिसका टोटल 10 लाख रुपए से ज्यादा है इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। और उसके बाद सेफ कीपिंग क्या है? सेफ कीपिंग अगर आप कैश या लिक्विड एसेट्स का करते हो सेफ कीपिंग, और अगर अदर ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो तो क्या करोगे? पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस कहलाओगे। सर इंटरमीडियरी कौन होता है? मैंने कहा सेक्शन 12 में जो रजिस्टर्ड है सेबी के, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो गया सेक्शन 2 के हिसाब से, और आपके एसोसिएशन हो गए और पीएफआरडीए हो गए। सर पीएफआरडीए हो गया जो इंटरमीडिएरी रजिस्टर्ड होते हैं पीएफआरडीए के अंदर, ये आपके इंटरमीडिएरी हो गए। पेमेंट सिस्टम क्या होता है सर? पेमेंट सिस्टम मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम जो एनेबल करता है पेमेंट टू बी इफेक्टेड बिटवीन पेयर एंड बेनिफिशियरी। एक पेयर है, एक बेनिफिशियरी, उन दोनों के बीच में जो भी सिस्टम है उसको कहते हैं पेमेंट सिस्टम। एक पेयर, एक बेनिफिशियरी, दोनों के बीच में सिस्टम को कहते हैं पेमेंट सिस्टम। और इंक्लूड करता है क्लियरिंग सर्विस, पेमेंट और सेटलमेंट सर्विस। पेमेंट में क्लियरिंग, सेटलमेंट और पेमेंट सर्विस भी आता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इन सब चीजों को भी जो क्या करता है, जो एनेबल करता है, जो काम होने देता है, वो सारे लोगों को पेमेंट सिस्टम कहते हैं। मतलब पेयर है और बेनिफिशियरी है, दोनों के बीच में जो सिस्टम बैठा है उसको कहते हैं पेमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है सर पेमेंट सिस्टम। अब ये लोग हो गए रिपोर्टिंग एंटिटी। इन लोगों का काम क्या है सर? इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम है सबसे पहले सेक्शन 11 है वेरिफिकेशन। अगर आपके पास कोई क्लाइंट या बेनिफिशियल ओनर आ रहा है तो उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करोगे? तो लॉ ने पहले तो 3 ऑप्शन दिया है कि भैया तुम ऑफलाइन आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर लो, या तुम पासपोर्ट से वेरिफिकेशन कर लो, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन कर लो। लेकिन अगर तुम बैंकिंग कंपनी हो ना तो तुमको एक और राइट्स दे रहे हैं हम, तुम ऑथेंटिकेशन कर सकते हो अंडर दी आधार, टीडीएफ एंड ओएसबीएस एक्ट। TDF टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज एंड बेनिफिट और सर्विसेज। क्या सर? टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज और बेनिफिट्स और सर्विसेज क्या है ये इस एक्ट के अंडर जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उसमें आप बैंकिंग कंपनी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। और सर अगर आप UIDAI के साथ कंसल्ट करके जाओ तो ये ऑथेंटिकेशन का फैसिलिटी किसी और को भी दे सकते हो। सर आपका जो क्लाइंट या बेनिफिशियल ओनर होगा उसके पास चॉइस होगा कि उसको पासपोर्ट देना है, आधार कार्ड देना है, क्या देना है। और जो कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगा ना वो कोई स्टोर नहीं करेगा, जैसे कि आपका अंगूठा हो गया। ये वेरिफिकेशन होता है सर। बेसिकली आपको अपने क्लाइंट की वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद सर रिपोर्टिंग एंटिटी के ऑब्लिगेशन क्या है? 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है। सबसे पहले हर एक ट्रांजैक्शन का चिट्ठा रखना है तेरे को। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन सो एज टू बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का इस तरीके से हिसाब रखना कि उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सको, ये रिपोर्टिंग एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर अब ये ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कितने साल तक रखेंगे? तो लॉ ने कहा 5 साल तक रख लेना, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उससे 5 साल तक रख लेना। दूसरा, अगर आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसका नेचर या जो लिमिट के ऊपर है या नेचर उसका इस तरीके का है जैसा हमने प्रिस्क्राइब किया है, तो वो ट्रांजैक्शन के बारे में तुम डायरेक्टर को रिपोर्ट कर देना। फर्निश इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू सच ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एग्जीक्यूटेड और अटेम्प्टेड ऑफ सच नेचर और द वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और तीसरा सर, अगर आपने क्लाइंट का आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिटी वेरीफाई किया है तो जो भी आपके पास आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी अकाउंट फाइल और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है किसी भी क्लाइंट का, वो आप 5 साल तक के लिए मेंटेन करोगे आफ्टर द एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप और द क्लोज ऑफ अकाउंट्स व्हिचएवर इज लेटर। आफ्टर फॉर 5 years आफ्टर द एंड ऑफ बिजनेस रिलेशन और क्लोज ऑफ अकाउंट व्हिचएवर इज लेटर। ये 5 साल तक आप क्या मेंटेन करोगे सर? आप मेंटेन करोगे सारा रिकॉर्ड्स। सर 3 चीजें, ट्रांजैक्शन होगी इस तरीके से मेंटेन करना कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन रिकंस्ट्रक्ट करो 5 साल तक ले। दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी फर्निश कर देना जो तुमको नेचर और वैल्यू प्रिस्क्राइब के हिसाब से। और तीसरा, जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसको 5 साल तक ले मेंटेन करना। कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंट, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंट फॉर एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप व्हिचएवर इज लेटर से लेकर के 5 साल तक आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। और ये रिकॉर्ड जब भी आपको मांगा जाएगा समय समय पे देना, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज मेंटेन करना, जरूर कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज मेंटेन करना। जो डायरेक्टर है ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला, उसके पास ये सारे इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा, इंफॉर्मेशन जो आपने रिकॉर्ड स्टोर करके रखा है, और आप उनको सारा इंफॉर्मेशन दोगे लेकिन वो भी उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। डायरेक्टर को भी कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज एप्लीकेबल होगा। सर अब आ जाते हैं 12AA एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस क्या है दोस्तों? एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस क्या कहता है सुनना सर। What is enhanced due diligence? Enhanced due diligence talks that अगर कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हो रहा है, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? देख FIR, CFIR क्या है सर? C कैश, F क्या है? फॉरेक्स, I क्या है? इंपोर्ट, और R क्या है? अगर आपको हाई रिस्क लग रहा है कैश, अगर एक लिमिट से ज्यादा कैश का डिपॉजिट या विड्रॉल हो रहा है। दूसरा, अगर फॉरेन ट्रांजैक्शंस अगर कर रहे हो एक लिमिट के ऊपर, अगर
CFI इंपोर्ट, अगर आप हाई वैल्यू इंपोर्ट्स कर रहे हो या फिर रेमिटेंस कर रहे हो, और R क्या है, अगर आपको हाई रिस्क ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग लग रहा है, तो ये चार होते हैं स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। क्या है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन भाई, मेरे एग्जाम में तो आएगा, मेरे को पूछ लेगा। CFIR, C क्या है कैश, F क्या है फॉरेक्स, I क्या है इंपोर्ट, अगर हाई वैल्यू इंपोर्ट या रेमिटेंस हो रहा है, और R क्या है हाई रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस करूंगा। एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या, मैं वेरीफाई करूंगा आइडेंटिटी ऑफ सच क्लाइंट अंडर द आधार TDF एंड OSBS एक्ट। लेकिन अगर उसका आधार कार्ड नहीं है, अगर आधार कार्ड उसको रखना जरूरी नहीं है, तो अदर मोड के हिसाब से मैं उसका वेरिफिकेशन करूंगा। तो पहले तो वेरीफाई करो, उसके बाद आप एग्जामिन करो कि भैया ओनरशिप किसकी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, और पैसे आ कहां से रहे हैं, और ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है, और नेचर ऑफ ओनर, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है जिसको पैसे जा रहे हैं, मतलब पैसे आ कहां से रहे हैं और पैसे जा कहां रहे हैं। पैसे आ कहां से रहे हैं मतलब क्या सर, ओनरशिप किसकी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, सोर्स ऑफ फंड कैसा है, और आप ये रिकॉर्ड करो कि पैसा किस पर्पस के लिए ट्रांसफर हो रहा है, और जिसके पास जा रहा है उसके साथ नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। अगर अबव कंडीशंस आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, तो आप ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व हो सकता है, तो आप फ्यूचर मॉनिटरिंग करोगे और बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब आप एकदम ध्यान से चलोगे। और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, जिसका आपने एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस किया है, ये इंफॉर्मेशन को आप 5 साल तक के लिए स्टोर करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब सर जनरली 5 साल तक के लिए स्टोर करने बोला है ट्रांजैक्शन के डेट से। सर ये है सेक्शन 12AA एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, इसलिए 12 के बाद 2A अलग लगा रखा है। इन्होंने बोला स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन 4 तरह का, CFIR कैश, फॉरेक्स, इंपोर्ट और हाई रिस्क ऑफ फाइनेंसिंग एंड मनी, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इस तरह का अगर ट्रांजैक्शन है तो 3 काम करना, वेरीफाई, एग्जामिन, रिकॉर्ड। वेरीफाई क्या करेगा कि भैया उसकी आइडेंटिटी, एग्जामिन क्या करेगा कि पैसे कहां से आ रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ओनरशिप किसकी है, रिकॉर्ड क्या करोगे कि ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है, और रिकॉर्ड में क्या करोगे आप, पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन देखोगे और नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखोगे। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई टेंशन है, तो आप ट्रांजैक्शन होने नहीं दोगे। और अगर आपको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व लग रहा है, तो फ्यूचर मॉनिटरिंग बढ़ा दोगे आप। और उसके बाद सर ये जो ट्रांजैक्शंस का डिटेल है एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस का, इसको 5 साल तक मेंटेन करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये था सर आपका स्पेसिफाई, आपका एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। अब सेक्शन 13 क्या है सर, सेक्शन 13 कहता है पावर ऑफ डायरेक्टर टू मेक इंक्वायरी। अगर उसको लगता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी अपने ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर रही है ढंग से, तो वो आप पे इंक्वायरी करवा सकता है। Where the director on its own motion or any application by any person make or cause inquiry to be made with respect to fulfillment of its obligation। आप अपना काम ढंग से कर रहे हो कि नहीं। इंक्वायरी के दौरान अगर उसको लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड को मद्देनजर रखते हुए हमको ऑडिट करवाना चाहिए, तो ईडी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सीए के पैनल में से एक बंदा उठाएगा और उसको ऑडिट करने के लिए डाल देगा। और एक्सपेंस जो होगा ना ऑडिट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगा, क्योंकि हमारी इच्छा है हम ऑडिट करवा रहे हैं, तो खर्चा भी हम बेयर करेंगे। और सर ऑडिट करने के बाद अगर पता चला कि नॉन कंप्लायंस हुआ है किसी भी तरह का ना, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस मेजर करेगा। सबसे पहले सर वर्क इन प्रोग्रेस में वार्निंग्स इशू करेगा। वो क्या करेगा सर, वो इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देगा उसको जो ठीक लगता है। और पी पेनल्टी इंपोज करेगा 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का फॉर ईच फेलियर। और मेजर क्या करेगा सर, डायरेक्ट वो उसको बोलेगा तुम हमको रिपोर्ट्स भेजो कि तुमने क्या क्या मेजर्स लिया है, तुम हमको रिपोर्ट्स भेजो। सर तुम हमको रिपोर्ट्स भेजो, तो आप क्या करोगे, मेजर वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है दोस्तों, बोलो ना, डब्ल्यू क्या है, वार्निंग्स इशू करना, आई क्या है, इंस्ट्रक्शंस देना, पी क्या है, पेनल्टी इंपोज करना, और मेजर क्या करोगे, मेजर क्या करोगे, जो रिपोर्ट्स आप जो रिपोर्ट्स हैं वो मेजर करोगे आप, जो भी रिपोर्ट्स आप भेजोगे एक बना के कि क्या आपने मेजर्स लिए हैं टू टेक करेक्टिव एक्शंस। उसके बाद सर ये जो भी ऑर्डर है उसको सारे रिपोर्टिंग एंटिटी को भेज देना जो पार्टी टू प्रोसीडिंग है। और सर आप ना रिपोर्टिंग एंटिटी, डायरेक्टर या एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चालू कर सकते, क्योंकि उसने ना डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन फर्निश कर दिया था। तुम ये नहीं बोल सकते अरे एसबीआई तूने डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन कैसे दे दिया, तूने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दिया ना। बाबा ना, वो दे सकता है, उसकी राइट है, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग नहीं शुरू हो सकती। अब सर सुनो, अब तक हमने बोला कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसके ऊपर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके ऊपर है स्पेशल कोर्ट। अब सर आ जाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्यों आया, ध्यान से देना, ध्यान देना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कुछ ऑर्डर पास किया था और डायरेक्टर ने कुछ ऑर्डर पास किया है। कौन कौन पास किए हैं सर ऑर्डर, पहले देखो एडजुडिकेटिंग आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन है, एनसीएलटी वाला अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है सर, यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल है सेक्शन 12 ऑफ स्मगलर एंड फॉरेक्स मैनिपुलेटर फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976। अगर नसीब रहा आपका तो जिंदगी में एक और बार ये तुम्हारे सामने आएगा, स्मगलर एंड फॉरेक्स मैनिपुलेटर, फॉरेक्स सफेमा, हाँ करेक्ट, सफेमा, गुड, सफेमा क्या है सर, स्मगलर्स एंड फॉरेक्स मैनिपुलेटर फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976। इसमें क्या है सर, आप अपील करोगे अपीलेट ट्रिब्यूनल को। कब अपील करोगे अपीलेट ट्रिब्यूनल को, अगर कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, या अगर कोई रिपोर्टिंग, अगर आप इसके ऑर्डर से अग्रीव्ड हो, किसके,
डायरेक्टर के ऑर्डर से अग्रीव्ड हो, अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से या डायरेक्टर के ऑर्डर से अग्रीव्ड हो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से ऑर्डर कब सर, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर आपके अटैचमेंट को कंफर्म करता है या रिजेक्ट करता है, अगर कंफर्म करता है तो आपका बंदा जो अग्रीव पर्सन है, मतलब शुभम जिसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो बुरा मान जाएगा, और अगर रिजेक्ट करता है तो आपका डायरेक्टर बुरा मान जाएगा, तो डायरेक्टर या पर्सन अग्रीव जो है वो भी अपील फाइल कर सकता है, या फिर अगर चाहे तो रिपोर्टिंग एंटिटी अग्रीव बाय ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर जो है वो भी क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है 45 डेज के अंदर। हमने थोड़ी देर पहले सेबी पढ़ा, सेबी में भी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास 45 डेज के अंदर अपील जाता है, और अगर चाहिए तो कॉन्डोनेशन फॉर डिले मिल जाएगा, उसको जितनी जल्दी हो सके डिस्पोज करना, लेकिन 6 महीने से ज्यादा टाइम मत लगाना, 6 महीने के अंदर अंदर कर देना डिस्पोज। अब सर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर होगा भाई, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से नहीं गवर्न होगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल होगा, सिविल कोर्ट का पावर होगा पार्सेरो, डिक्री ऑफ कोर्ट माना जाएगा, कोर्ट मारो डिक्री वाला मारो, वो डिक्री नहीं, डिक्री ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट का ऑर्डर जैसे होता है ना, वैसे ही अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को माना जाएगा और जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, डिसीजन बाय मेजॉरिटी होगा सर, मतलब मेजॉरिटी का डिसीजन होगा, लेकिन अगर डिफर कर रहे हैं ओपिनियन में तो क्या करोगे, आप केस को चेयरपर्सन को रेफर करोगे, चेयरपर्सन किसी और लोगों को लेके आएगा और लास्ट में सबका मिला के मेजॉरिटी देखा जाएगा, देन सच point shall be decided by majority of who have heard the case including those who first heard it. Civil court not to have jurisdiction, इन्होंने बोल दिया adjudicating authority, इन्होंने बोल दिया adjudicating authority, तो उसमें appellate tribunal, तो उसमें सिविल कोर्ट का कोई jurisdiction नहीं होगा। और अगर आप यहीं पे तो तकलीफ है, यहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अग्रीव्ड हो ना, तो आप अपील लेके कहां जाओगे दोस्तों, एक बार बोलो कि यहीं पे हाई कोर्ट के पास जाते हैं और कहीं भी हाई कोर्ट के पास नहीं जाते, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास सीधा आता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ही चुल है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट के पास लेके जाती है, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, फर्दर 60 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट दोनों, हाँ सर क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट जब पंगा ले ही रहे तो पूरा पंगा ले लेते हैं ना, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट आप लेकर के अपील चले जाओगे हाई कोर्ट के पास। सर अब कौन सा हाई कोर्ट होगा, जो बंदा हाई कोर्ट इन हुज जुरिसडिक्शन द अग्रीव्ड पर्सन रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस, जो भी अपील फाइल कर रहा है वो जहां रहता है या वो जहां बिजनेस करता है वहां के हाई कोर्ट पे चले जाओ। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अग्रीव्ड पर्सन है ना, तो जिसके ऊपर केस फाइल कर रहे हैं वो जहां रहता है वहां का रेसिडेंट का जहां का है और बिजनेस जहां का है वहां का हाई कोर्ट ले लेना, वहां पे जाके अपील फाइल कर देना। अब मेरी बात सुनो, स्पेशल कोर्ट, सर स्पेशल कोर्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट कहां से आ गया सर, ये स्पेशल कोर्ट वो है जो अब ट्रायल करेगा, ट्रायल करेगा मतलब क्या सर, अब ये डिसाइड करेगा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सर स्पेशल कोर्ट ट्रायल करेगा, लेकिन स्पेशल कोर्ट बनेगा कैसे, तो इन्होंने बोला चीफ जस्टिस और ऑफ हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, ऐसा ही सेबी में भी होता था सर, ये लोग इस ऑफेंस के अंडर इस एक्ट के अंडर ऑफेंस को ट्राई करेंगे, इनका जुरिसडिक्शन क्या होगा सर, हर वो ऑफेंस जो सेक्शन 4 में पनिशेबल है जो इस एक्ट के अंडर, वो इनका जुरिसडिक्शन होगा। और ये कब मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुनेंगे, अगर किसी ऑथराइज्ड अथॉरिटी ने कंप्लेन दिया है तभी जाकर के स्पेशल कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेगा, विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड फॉर इट टू ट्रायल, मतलब मैंने तुमको बोला था विदाउट बीइंग कमिटेड टू ट्रायल मतलब क्या, अगर आपके पास जाके केस सर फाइल कर रहे हैं, आपका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू ट्रायल, आप क्या करोगे, स्पेशल कोर्ट में जाके कॉग्निजेंस दिलवा दोगे। अब सर ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो, एक तो फ्रॉड के लिए भी यही बात थी और मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए भी यही बात है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है ना वो कॉग्निजेबल होता है और नॉन बेलेबल होता है। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल मतलब क्या, नो पर्सन शेल बी रिलीज्ड ऑन ओन बॉन्ड और शेल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल और ओन बॉन्ड अनलेस टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप उस एप्लीकेशन को अपोज करने का मौका दे रहे हो, और जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर रहा है, भाई अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज नहीं करेगा तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर रहा है और उसके बाद कोर्ट ये सैटिस्फाई हो जा रहा है कि भैया इस बंदे ने ना तो मनी लॉन्ड्रिंग किया है और ना ही ये बाहर छूट करके कोई गलत काम करेगा, तो तुम उसको रिलीज कर सकते हो। मतलब बोल दे सीधा सीधा रिलीज नहीं करना है, पर इन्होंने बोला कि नो पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज ओन रिलीज्ड ऑन बेल और हिज ओन बॉन्ड अनलेस व्हाट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपोज सच एप्लीकेशन एंड वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस सच एप्लीकेशन, in that case what is happening, the court is satisfied that the person is not guilty of money laundering and will not be eligible, will not do any or will not commit any offense while on bail। तो सर आप कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। हाँ कॉग्निजेबल मतलब क्या, कॉग्निजेबल मतलब क्या, आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, आपको कोर्ट में जाकर के वारंट नहीं लेना है, और नॉन बेलेबल मतलब क्या, आपको बेल इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पर अगर स्पेशल कोर्ट चाहे ना तो 4 लोगों को आसानी से बेल मिल सकती है, एज 16 साल से कम है, वुमेन है, सिक या इन्फर्म है, या फिर 1 करोड़ से कम अमाउंट के मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो आपको आराम से बेल मिल जाएगी। 4 केस क्या है सर, एज 16 साल से कम है, वुमेन हो, सिक या इन्फर्म हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का जो
आप पे केस लगाए, वो 1 करोड़ से कम का है, लेकिन स्पेशल कोर्ट ऐसा ऑर्डर कब देगा जब उसको एप्लीकेशन किसने दिया है, उसको कंप्लेन किसने दिया है इन राइटिंग, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। सर यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जब हमने इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें एसएफआईओ में आया था कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, तो उसमें डायरेक्टर एसएफआईओ एप्लीकेशन देता है, यहाँ पे डायरेक्टर ईडी एप्लीकेशन दे रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑथराइज्ड एप्लीकेशन दे रहा है, तब जाके क्या होगा, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा। पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस ओनली व्हेन स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय सीजी। हाँ हाँ ठीक है सर। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट क्या है सर? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, मेरी बात सुनना सर। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मतलब क्या? आप अगर किसी बाहर की कंट्री के साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हो कि भैया तू मेरी मदद करना, मैं तेरी मदद करूंगा। करस्पॉन्डिंग लॉ मतलब क्या? जैसे इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वैसे यूएस में मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट ऐसा कुछ तो भी है। तो अगर आप करस्पॉन्डिंग लॉ मतलब क्या? जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट बाहर है, करस्पॉन्डिंग लॉ मींस लॉ ऑफ मनी फॉरेन कंट्री व्हिच डील्स विद ऑफेंस करस्पॉन्डिंग टू एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब सर ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन क्या होता है? ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन मतलब क्या? अगर इंडिया में ऑफेंस किया और पैसे बाहर ले गए या पैसे बाहर ले जाने की कोशिश किए, या इंडिया के बाहर अगर ऑफेंस किया और पैसे इंडिया ले आए, होल या फिर पार्ट, अगर इंडिया में ऑफेंस किया और इंडिया के बाहर पैसे ले गए या ले जाने की कोशिश किए, या इंडिया के बाहर ऑफेंस किया और इंडिया में पैसे ले आए होल या फिर पार्ट में, तो क्या माना जाएगा? ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन। सर ध्यान दो, वेयर अ शेड्यूल्ड ऑफेंस इज कंडक्टेड इन इंडिया एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और पार्ट देयरऑफ, उसका आधा पोर्शन भी अगर आप बाहर ले जाते हो या बाहर ले जाने की कोशिश करते हो तो उसको शेड्यूल्ड ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन एनी कंडक्ट एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विच, अगर इंडिया में करते तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंस होता, एंड प्रोसीड्स एंड सच पार्ट देयरऑफ आर ट्रांसफर्ड टू इंडिया। सर अटेम्प्ट टू ट्रांसफर नहीं, अगर आप बाहर से पैसा लाने की कोशिश कर रहे हो और वो बाहर वाला पैसा शेड्यूल्ड ऑफेंस से लिया हुआ पैसा है, तो उसको ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। पैसे आ तो जान दे, अगर इंडिया पैसे आ गए तो अलग बात है, पैसे लाने की कोशिश किए हो और ला नहीं पाए तो उसको ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। इस पे क्वेश्चन भी है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब वो कंट्री इंडिया के बाहर जिसके साथ हमारा अग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, ट्रीटी के थ्रू या किसी भी तरीके से, ताकि हम उनके मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करेंगे, वो हमारे मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं हेल्प करेंगे, प्रिवेंशन में हेल्प करेंगे। अब सर सुनो, नए नए सेक्शंस है। अब जो सेक्शंस है ना उसका लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है, तो मैं आपको ना रीड करवाने वाला हूं बकायदा नोट से, रिवीजन में मेरी बात सुनते जाओ। द इंटेंशन इज टू लर्न द लैंग्वेज ऑल्सो, नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट से ये लिख नहीं पाओगे यहाँ पे। सर सबसे पहले हेडिंग से समझते हैं, अरेंजमेंट विद द फॉरेन कंट्री मतलब सर आप जिस भी कंट्री के साथ अरेंजमेंट करोगे वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होता है। क्या अरेंजमेंट करोगे? फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आप अग्रीमेंट करोगे। सेक्शन 57 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, मतलब सर आप यहां से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वर्ड है टू, आप यहां पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हो बाहर को, यूएस को। मतलब मान लो सर हमने नीरव मोदी का एग्जांपल दिया था, अगर नीरव मोदी इंडिया से फ्रॉड करके बाहर भग गया तो आप एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। कैसे रेज करोगे सर? जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना, वो स्पेशल कोर्ट को रिक्वेस्ट देगा कि भैया हमको ना कोई इंफॉर्मेशन या एविडेंस चाहिए जो बाहर के स्टेट में, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अवेलेबल हो सकता है, और फिर स्पेशल कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ भैया बाहर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। मतलब सर सुनो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो स्पेशल कोर्ट के पास गया और स्पेशल कोर्ट गया आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, बाहर के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के पास, कि भैया तुम एग्जामिन करो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, तुम स्टेप्स लो जो आपको बोला गया है, और तुम जो भी एविडेंस मिलेगा वो फॉरवर्ड कर दो। वो एविडेंस को इंडिया में हम कोर्ट में आराम से यूज कर सकते हैं। ये तो बेसिक है सर, ये तो बेसिक है कि तुमको लगता है बाहर से मंगवाना है तो बाहर से मंगवा लो। अब सर सिमिलरली अगर असिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, अगर बाहर वाले को हमसे हेल्प चाहिए तो वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पेशल कोर्ट को भेजेगा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेगा फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पेशल कोर्ट के पास भेज देगा या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज देगा। मतलब ऐसा जिग जाएगा, जिग आएगा, जिग जैक। सर सुनो, क्या कर रहे हो आप भेज रहे हो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कौन? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल रहा है स्पेशल कोर्ट को, और स्पेशल कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बना के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में भेज रहे हैं ऊपर वाले केस में। और नीचे वाले केस में क्या हो रहा है? बाहर से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट का या एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहा है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। अब सर सुनो, स्पेशल कोर्ट टू रिलीज प्रॉपर्टी, कौन सी स्पेशल कोर्ट रिलीज करेगी सर प्रॉपर्टी? इंडिया की स्पेशल कोर्ट। कब रिलीज करेगी? अगर बाहर, इंडिया के बाहर कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा था और वो प्रोसीडिंग्स या तो कंक्लूड हो गया और पता चला मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, या फिर प्रोसीडिंग्स कंक्लूड नहीं हो पाया और बाहर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया कि हम रिलीज करना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर का कॉपी हमको इंडिया में स्पेशल कोर्ट को भेजेंगे और स्पेशल कोर्ट प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा। क्यों सर? क्योंकि मान लो बाहर के बंदे की प्रॉपर्टी इंडिया में थी, जुहू में उसकी प्रॉपर्टी थी और यहां पे हमने अटैच करके रखा था, तो रिलीज करने का ऑर्डर सर। ऑन क्लोजर ऑफ क्रिमिनल केस, जब खत्म हो जाता है, वेयर सच कोर्ट
outside India finds that offense of money laundering has not taken place or such property is not involved in money laundering, ये वाले प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑन एप्लीकेशन मेड बाय कंसर्न्ड पर्सन स्पेशल कोर्ट इन इंडिया में रिलीज सच प्रॉपर्टी। उसके बाद सर 58 बी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर कॉन्फिस्केशन और रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी सिमिलर है सर, बाहर वाला स्टेट अगर इंडिया में आपको क्या भेज रहा है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भैया तू या तो कॉन्फिस्केट कर ले या रिलीज कर ले, जो भी आपके पास लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आएगा उसके हिसाब से आप एक्ट करोगे। वेयर अ ट्रायल अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर एनी रीजन हैविंग कमेंस्ड बट कुड नॉट बी कंक्लूडेड। सर ये हो गया कि आपको पता चला कि भैया प्रॉपर्टी इन्वॉल्व ही नहीं है, पर ये क्या हो गया कि प्रॉपर्टी जो ट्रायल है वो कंडक्ट ही नहीं हो पाया। सर याद करो, याद करो, मैंने 3 डब्बा बनाया था, यहां पे देखो, यहां पे देखो, 3 डब्बा बनाया था ना, ये 3 डब्बा, कि भैया देखो अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया तो अलग ही कॉन्फिस्केट करना है, लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो रिलीज करना है, और अगर पता ही नहीं चला मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है, कंक्लूड ही नहीं हो पाया ट्रायल, तो क्या कर सकते हो, कॉन्फिस्केट भी कर सकते हो या रिलीज भी कर सकते हो। तो जो पहला वाला, इसके पहले जो हमने पढ़ा ना वो इससे रिलेटेड था, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इससे रिलेटेड है। पहले क्या पढ़ा सर हमने, सर देखो देखो देखो, पहले हमने पढ़ा स्पेशल कोर्ट टू रिलीज प्रॉपर्टी कब, जब आपको पता चलता है मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस ही नहीं हुआ है या फिर वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। पर अगर 58 बी क्या कहता है, अगर आपका प्रोसीडिंग खत्म ही नहीं हो पाया, वेयर द ट्रायल कुड नॉट बी कंडक्टेड फॉर एनी रीजंस ऑफ हैविंग कमेंस्ड बट कुड नॉट बी कंक्लूडेड, किसी भी कारण से, तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज के आपको कॉन्फिस्केट करने भी बोल सकते हैं या रिलीज करने भी बोल सकते हैं। और जैसे ही लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आएगा तो सर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो आप क्या करोगे, फॉरवर्ड कर दोगे टू द डायरेक्टर टू मूव एन एप्लीकेशन टू स्पेशल कोर्ट, और उसके बेसिस पे स्पेशल कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देगी कि कॉन्फिस्केट करना है कि रिलीज करना है। मतलब सर अब घुमा के ले रहे हो तुम, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ रहा है वो डायरेक्टर के पास जा रहा है और डायरेक्टर फिर स्पेशल कोर्ट के पास जा रहा है कि कॉन्फिस्केट करना है या अटैच करना है। मतलब आप उसको इंडिया के प्रोसेस में घुसेड़ दे रहे हो कि डायरेक्टर तू चले जा स्पेशल कोर्ट के पास कॉन्फिस्केशन के लिए या रिलीज के लिए। अब सर सेक्शन 69, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेस और असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। अब आप इंसान को पकड़ने की बात कर रहे हो और हमारे पेपर 4 में सिर्फ एक ही पार्ट इन्वॉल्व है कि इंडिया टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। मतलब क्या, अगर इंडिया में कोई बंदा क्राइम करके बाहर भाग गया है तो बाहर अगर उसका सर्च करना है या अरेस्ट करना है तो कैसे होगा, तो सर वेयर इन रिलेशन टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 4, मतलब अगर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, स्पेशल कोर्ट को यह लगता है कि कोई समन है, मतलब बुला के उसको सुनना, कोई वारंट है, सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट, वो बाहर अप्लाई होना चाहिए, तो स्पेशल कोर्ट उसका एक डुप्लीकेट बाहर के कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट को बोल देगा और वो कोर्ट जो है वो बाहर उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। मतलब सर समन या फिर सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट ऑर्डर यहां पे बन रहा है और उसकी कॉपी बाहर जा रही है और एग्जीक्यूट बाहर हो रही है। ये वन वे इन्होंने डिस्कस किया है। दूसरी तरफ से भी होता है सर, मतलब बाहर का अगर यूके का बंदा है, यूके का कोर्ट ने डिसाइड किया सर्च करना है इंडिया में, तो यूके का कोर्ट भी इंडिया आ सकता है स्पेशल कोर्ट के थ्रू। लेकिन सर वो 59 बी का सेकंड पार्ट है जो आपके पेपर 6D में है, यहां पे नहीं है। सेक्शन 60, attachment, seizure and confiscation of property in a contracting state or India, in a contracting state, attachment, seizure और confiscation of a property in a contracting state or in India। सर सुनो सर, अब तक पहले हमने बात किया रिलीज और कॉन्फिस्केशन की, फिर हमने बात किया अक्यूज्ड पर्सन की, अब हम बात कर रहे हैं अटैचमेंट, सीजर और कॉन्फिस्केशन की। सर अटैचमेंट जो वही है जो सेक्शन 5 में होता है, सीजर और कॉन्फिस्केशन वही है सर। कॉन्फिस्केशन तो आपको पता है, सीजर सर सेक्शन 17 और 18 में होता है। अब क्या लिखा है, अगर कोई डायरेक्टर है जिसने, पहले सर इंडिया के बाहर जाने की बात करते हैं, अगर एक डायरेक्टर है जिसने अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर पास किया है और वेयर स्पेशल कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन एंड सच प्रॉपर्टी इज सस्पेक्टेड टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा डायरेक्टर या ऑन एन एप्लीकेशन बाय डायरेक्टर में इशू एन एलओआर टू द कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। मतलब सर अटैचमेंट या कॉन्फिस्केशन का इंडिया के बाहर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप स्पेशल कोर्ट को बोलोगे, स्पेशल कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर देगा। सिमिलरली सर, सिमिलरली अगर एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है बाहर के किसी कोर्ट या अथॉरिटी से requesting for attachment of any property derived from an offense of money laundering, then CG shall forward such letter of request to director for execution। मतलब सर बाहर से आएगा तो CG जो है उसको ऑर्डर को किसके पास भेज देगा, आपके डायरेक्टर को भेज देगा एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन सर जब एक क्लोजर हो जाएगा क्रिमिनल केस का और मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस ऐसा पता चलेगा तो कॉन्फिस्केशन भी हो जाएगा। मतलब सर वही गेम खेल रहे हैं। आपको जो भी एग्जाम में गेम खेलने बोलेगा ना वो गेम खेल देना। अच्छा इंडिया में कॉन्फिस्केशन, इंडिया में ऑर्डर पास हुआ है, बाहर कॉन्फिस्केट करना है, हाँ भैया स्पेशल कोर्ट बाहर कॉन्फिस्केट होकर के हो जाएगा फ्री। तो सर इस तरीके से आपको समझना है कि अगर इंडिया के बाहर कोई चीज कॉन्फिस्केट होनी है तो इंडिया में ऑर्डर पास होगा, स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाहर भेजेगा और बाहर क्या हो जाएगा, वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। और वैसा वर्सा इसी तरह का प्रोसेस बार बार ये लोग चला रहे हैं सर। जो डायरेक्टर है वो ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर्टी करेगा
और बस। अब सर सुनो 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 सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। सुनो सुनो सुनो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। सर अगर बाहर का कोई असेट था और उसको यहां पे इंडिया में कॉन्फिस्केट करने बोला गया, मान लो जू के बीच वाला प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लिया, अब क्या करेंगे आप? सर देखो, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह है तो उठा करके बाहर दे दो, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ डिस्कस करेगा कि इसको कैसे डिस्पोज करना है, जो भी मैनर डिसाइड होगा उसमें डिस्पोज करेगा, और जो भी पैसे आएंगे उसमें अपना खर्चा काट करके पैसे बाहर भेज देगा। क्या बोला सर मैंने? अगर जुहू में एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कॉन्फिस्केट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट तो कर लेगा, लेकिन कैसे देगा उनको बाहर वाले को? तो वो उनके साथ डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है, वो बोलेगा बेचना है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कितने में बेचना है, और बेचने के बाद पैसों में से खर्चा काटेगा अपना और उस पैसों को बाहर भेज देगा। ये होता है सर रिटर्न करने का तरीका, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, सर जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा उसके बेसिस पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन और पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार क्वेश्चन में आने की संभावना है 62 और 63, क्योंकि भाई पेपर 4 में नहीं तो पेपर 6D में तो आ ही जाएगा, लेकिन पेपर 4 में आने की संभावना है, क्योंकि 6D में पेनल्टी पूछ के तुम कुछ नहीं बड़ा कर रहे हो, इसमें पूछ रहे हो तो तुम हमारे को परेशान कर रहे हो। 62 क्या है? पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस चर्च। अगर आपने अपने पावर को मिसयूज करके किसी बिल्डिंग को सर्च किया, किसी पर्सन को अरेस्ट किया, डिटेन किया, तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। ये पेनल्टी बेसिकली अथॉरिटीज और ऑफिसर्स पे होता है। इफ एनी अथॉरिटी और ऑफिसर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तुमको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर उसके बिना तुम सर्च कर रहे हो, डिटेन या अरेस्ट कर रहे हो, तो सच ऑफेंस के लिए आपको 2 साल तक की जेल होगी और 50,000 रुपए तक का फाइन लगेगा, या दोनों। 2 साल तक के लिए आपको जेल होगी या 50,000 रुपए तक का फाइन। सर ये याद कर लो, 2 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का फाइन। सर इसके पहले हमने पनिशमेंट पढ़ा था, पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4, वहां पे क्या था? 3 साल से 7 साल तक का जेल एंड फाइन विदाउट लिमिट। और अगर आप एनडीपीएस एक्ट में, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंडर अगर आप क्या कर रहे हो, गिल्टी हो, तो आप पे पेनल्टी कितना लगेगा? जेल लगेगा 3 साल से 10 साल एंड फाइन लगेगा। पर यहां पे क्या है सर? जेल 2 साल तक का लगेगा और 50,000 तक का फाइन लगेगा, या फिर दोनों। अब सर पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन, दो अलग अलग चीजें हैं सर। अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अगर आप झूठा इंफॉर्मेशन दे रहे हो जानबूझ करके, तो आप वापस से 2 साल तक के लिए जेल जाओगे या 50,000 तक का फाइन लगेगा। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो इंफॉर्मेशन देने के लिए, अगर आपको आंसर देना था आंसर नहीं दे रहे हो, साइन करना था साइन नहीं कर रहे हो, बुलाया गया आप आ नहीं रहे हो, बुलाती है मगर आप जा नहीं रहे हो, तो आपको फाइन लगेगा छोटा सा, क्योंकि छोटी बात है, 500 रुपए से 10,000 रुपए तक का, फॉर ईच डिफॉल्ट और फेलियर ओनली आफ्टर गिविंग रीजनेबल ऊब। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देने के बाद आप 500 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का क्या लगा दोगे पेनल्टी। मतलब सर देखो, ये दोनों तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप झूठा मिसयूज कर रहे हो पावर का, या अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो। लेकिन अगर आप फेलियर हो जा रहे हो, तो फेलियर का कुछ भी कारण हो सकता है। हमने बोला 500 रुपीज से 10,000 रुपए फॉर ईच डिफॉल्ट, पर डे नहीं लिखा है, फॉर ईच डिफॉल्ट लिखा है, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा केस आया ना, तो आप केस का कॉग्निजेंस नहीं लोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए जब आप एप्लीकेशन दोगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90 दिन के अंदर अंदर आपको अप्रूवल दे देगा या मना कर देगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए आप एप्लीकेशन दोगे। सर ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो। आजकल ना इंस्टीट्यूट इसी चीजों में, उनको पता है ऐसा कोई बड़ा खास दिख नहीं रहा है, उसी चीजों में घुस करके क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कॉग्निजेंस, जब आपके पास, जब कोई भी कोर्ट के पास ये कंप्लेन आ रहा है, तो तुम कंप्लेन मत रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के पहले सीजी का अप्रूवल लेना। सीजी के पास जब आप एप्लीकेशन दोगे तो 90 दिन के अंदर अंदर सीजी अपना अप्रूवल दे देगा। कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर शैल अप्लाई सो फार एज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरी बात सुनो, सेक्शन 66 क्या कहता है? अगर आप इस एक्ट के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो इस एक्ट के अंदर, और अगर आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिला जो आपको लगता है कि किसी और अथॉरिटी के पास होना चाहिए, जैसे फॉरेक्स वाले अथॉरिटी के पास, टैक्सेशन वाले, सेस वाले, या किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले, नार्कोटिक ड्रग्स वाले किसी और अथॉरिटी के पास होना चाहिए, तो उस अथॉरिटी को उठा करके इंफॉर्मेशन दे दोगे। क्या लिखा है सर? ऑन परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन अंडर दिस एक्ट। अगर एक डायरेक्टर को कोई ऐसा ऑब्टेन होता है इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन आता है जो उसके ओपिनियन में मे बी नेसेसरी फॉर ऑफिसर अंडर एनी अदर लॉ, देन द डायरेक्टर शैल फर्निश सच इंफॉर्मेशन टू सच ऑफिसर, जो कौन सा काम कर रहे हैं, जो टैक्स ड्यूटी और सेस वाले लॉ में काम कर रहे हैं, फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एनडीपीएस वाले एक्ट में काम कर रहे हैं, या फिर अदर लॉ में काम कर रहे हैं। भाई इंफॉर्मेशन शेयर करो और बंदे की बैंड बजाओ, ये तो अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज लिखना पड़ना है दोस्त। और मैं ये रिवीजन आपके लास्ट डे के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर आपको देखना हो तो। मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, अगर आप इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर क्या है ऑन परफॉर्मेंस। सर सुनो 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 सुनो, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है ऑन परफॉर्मेंस। अगर आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन लग रहा है जो किसी और अथॉरिटी के पास होना चाहिए, टैक्स लॉ वाले अथॉरिटी, फॉरेक्स वाले अथॉरिटी, एनडीपीएस वाले अथॉरिटी, या किसी भी और अथॉरिटी के अंडर, तो आप क्या करोगे? उनको ट्रांसफर कर दोगे। और सर सिमिलरली अगर उनके पास कोई अथॉरिटी है, तो वो भी हमको इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए, वो अच्छी बात रहेगी। रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप
रिकवरी ऑफ फाइन ऑफ पेनल्टी, अगर आप पे फाइन लगाया या पेनल्टी लगाया है 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देना. इफ फाइन और पेनल्टी इज नॉट पेड विद इन 6 months, देन रिकवरी प्रोसीडिंग विल इनिशिएट एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज टैक्स रिकवरी ऑफिसर के जो पावर होते हैं उसी तरीके से सर आप रिकवरी करोगे रिकवरी ऑफ अरियर्स की तरह. तो सर सेम एज इनकम टैक्स एक्ट के रिकवरी ऑफ अरियर्स का. सर सेक्शन 70 ऑफेंसेस बाय कंपनी, सुन लो, बेहद आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको रिवीजन में पहली बार समझा रहा हूं और आपको समझ आ जाएगा, खत्म हो जाएगा. सर ये ऑफेंसेस बाय कंपनी जो होता है ना, ये हर एक्ट में लिखा होता है. सुन लो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा. ऑफेंसेस बाय कंपनी जो होता है ना, हर एक्ट में लिखा होता है. कहना क्या चाहता है सुनना भाई, अगर एक मनी लॉन्ड्रिंग ना एक कंपनी ने किया, अगर एक कंपनी ने किया, द रैंकर्स वे लिमिटेड करके एक कंपनी थी, द रैंकर्स वे लिमिटेड ने अगर ऑफेंस किया तो उसमें लायबल कौन कौन होगा? तो लॉ ने कहा 2 लोग लायबल होंगे भाई. एक तो वो कंपनी खुद तो लायबल होगी, एंड एवरी पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी. हर वो बंदा जो कंपनी चलाने के लिए रिस्पांसिबल है ना, वो बंदा भी लायबल होगा. लेकिन 2 केस में कोई बंदा लायबल नहीं होगा सर. अगर एक बंदा बोल देता है भाई मेरे को इस बारे में पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था ये कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है, या फिर मैंने अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करा कि ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होना चाहिए, मतलब सर या तो मेरे को पता ही नहीं था या फिर पता चलने के बाद भी मैंने पूरी कोशिश की कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, तो भैया हम तेरे को माफ कर देंगे, वरना तू भी रिस्पांसिबल होगा. क्या लिखा है सर सुनो, वेयर अ पर्सन committing contravention, जो contravention कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, is a company, then in that case every person who at the time of contravention was responsible for the conduct of the business and the company itself shall be deemed to be guilty and liable to be proceeded against and punished accordingly. ठीक है, लेकिन सर आपको पनिश नहीं करेंगे अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि कॉन्ट्रावेंशन टुक प्लेस विदाउट हिज नॉलेज. अरे तो मेरे को तो पता ही नहीं था भाई, मैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मेरे को क्या पता रहेगा. या फिर दैट ही एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट सच कॉन्ट्रावेंशन, तुम हर चीज जो कर सकते थे वो कर लिया तुमने, तो तुमको माफी मिल जाएगी. मतलब सर पहले इन्होंने बोला सब आ जाओ ढेरे में, फिर उन्होंने बोला जिनको पता नहीं था या जिन्होंने कोशिश की उनको बाहर हटा दे. उसके अलावा सर इन्होंने बोला अगर कोई बंदा है जो शायद रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंपनी को चलाने में, फिर भी उसको पता था ना मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, तो उसको भी खींचेंगे. जैसे कि सर मान लो एक सीएफओ के नीचे एक लेवल का बंदा था, कोई एक छोटा सा बंदा था, कंपनी में काम करता था, उसको पता था ये क्राइम हो रहा है, तो उसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा दोगे भले ही वो कंपनी के बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो सर सुनो, वेयर इट इज प्रूव दैट कॉन्ट्रावेंशन हैज टेकन प्लेस टू विद द कंसेंट और कन्विवेशन ऑफ, कंसेंट और कन्विवेंस मतलब सर सहमति से, कंसेंट और कन्विवेंस ऑफ, और इज एट्रीब्यूटेबल टू द नेग्लेक्ट, या तो तुम्हारी सहमति से हुई है या तुमने ढंग से काम नहीं किया इस वजह से हुआ है, तो डायरेक्टर, मैनेजर, सीएस या कोई भी और ऑफिसर जो है वो लायबल, वो डीम्ड गिल्टी माना जाएगा और उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स होगी. ठीक है. और सर इस सेक्शन के लिए कंपनी मतलब क्या, बॉडी कॉर्पोरेट, और इंक्लूड करते हैं फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन. और जब फर्म की बात करो ना तो डायरेक्टर की जगह पार्टनर पढ़ लेना. सर क्या कह रहे हैं सुनो, सिंपल सिंपल सिंपल. सर ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे कंपनी के लिए. कौन लोग? जो भी कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी खुद भी रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको उठा के बाहर फेंक देना, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना अगर उनके नॉलेज में नहीं था या फिर उन्होंने पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लिया और कॉन्ट्रावेंशन रोकने की कोशिश की. पर उन लोगों को इंक्लूड कर लेना जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है या जो अपना ड्यू डिलिजेंस करना या काम ढंग से करना रह गए, उन लोगों को इंक्लूड कर लेना. इन्होंने बोला उस तरीके से उन लोगों को लायबल कर देना. सर ये एग्जाम में तो नहीं आता, पर ये हर एक्ट के एंड में लिखा रहता है. एक एक्ट में ढंग से पढ़ लोगे ना तो आगे के हर एक्ट में स्किप कर सकते हो. सेक्शन 71, यहां तक लोग थक जाते हैं, सोचे इतना पढ़ लिए यार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो चल जाएगा ना, पर सेक्शन 72 से क्वेश्चन पूछते हैं सर इन्होंने. 71 क्या है? ये एक्ट किसी भी और एक्ट को ओवरराइड करते हैं. ठीक है, मान गए तुम बहुत बड़े हो, आएंगे तुम्हारे गुरु लोग को आने दो, पर सर सेक्शन 72 इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 72 क्या है सुनो, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी. 2 चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो डेथ और इंसॉल्वेंसी. अगर आपकी मतलब जो सुनो यहीं से पढ़ते हैं. इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन एलिजिबल टू प्रेफर एन अपील, अगर आप अपील फाइल कर सकते थे या फिर आपने अपील फाइल कर दी है, और उस समय पे जिस पर्सन ने अपील अगर आप अपील फाइल कर सकते थे या आपने अपील फाइल कर दी है, और जो बंदा अपील फाइल कर दिया है या कर सकता था, अगर उसकी डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगर डेथ हो गई तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो उसका ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर है वो केस को कंटिन्यू कर सकता है, मतलब वो प्रेफर कर सकता है अपील और अपील कंटिन्यू कर सकता है. क्या कहा सर मैंने? अगर आप अपील फाइल कर सकते थे या फिर अगर आपने अपील फाइल कर दी है, तो अगर डेथ हो गई है तो जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर अगर इंसॉल्वेंसी हो गई है तो आपका जो ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी है, ये आपके बिहाफ में अपील फाइल भी कर सकते हैं और आपके अपील को कंटिन्यू भी कर सकते हैं. बस इतनी सी बात है.
कि हमारा पीएमएलए खत्म हो गया. That's it, guys. I really hope you enjoyed the session. I hope you learned a lot. And I have a sincere request. Do make sure that you like the video. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, but मुझे बहुत अच्छा फील होगा. Do make sure that if you enjoyed the revision video, do like it, do share it with your friends. आपको लगता होगा सबको पता है, but सबको नहीं पता है. आपको फैलाना है कि ऐसे revision videos है. And do make sure that you subscribe to this channel so that you get notified about all the latest revision videos and amendment for CA Final November 22 that keeps on coming in this particular channel. Thanks a lot for watching. Do make sure that you comment, because as I always say, your appreciation is my motivation. Until then, guys, bye bye.